हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल क्वेश्चन पेपर के टॉपिक पर्वत निर्माण के सिद्धांत भाग 3 के अंतर्गत आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत कन्वेक्शन करंट थ्योरी, इसका प्रतिपादन 1928 में हुआ था। इसके अंतर्गत होम्स ने बताया कि भूपटल की आकृति की उत्पत्ति, जो भूपटल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती है, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इस समस्या के निराकरण के लिए होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 2 मंडलों में विभक्त किया है। ऊपरी मंडल को इन्होंने क्रस्ट और निचले मंडल को इन्होंने सबस्ट्रेटम यानी अधः स्तर कहा है। क्रस्ट की रचना होम्स ने सियाल से तथा सबस्ट्रेटम की रचना सीमा से हुई बताई है। सियाल जो है वो महासागरों के नीचे नहीं पाई जाती। संवहन तरंगे जो है उनकी उत्पत्ति पृथ्वी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थों पर निर्भर करती है। ये पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग में अधिक पाए जाते हैं, यानी ऊपरी भाग जो क्रस्ट है उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इनका जो ताप है वो परिचालन यानी कंडक्शन के कारण इससे जो उत्पन्न ऊष्मा है वो ब्रह्मांड में मुक्त हो जाती है। जबकि जो निचला भाग जो है, अधः स्तर जो है, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका ताप का संचयन होने के कारण क्या होता है, यहाँ तापमान अधिक हो जाता है, जिससे ये भाग वो पिघल जाता है। जो अधः स्तर है, सबस्ट्रेटम है, वो पिघल जाता है तथा यहाँ संवहन तरंगे उत्पन्न होती है। संवहन तरंगे उत्पन्न होने का क्या कारण है कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं वो अधः स्तर में पाए जाते हैं और यहाँ ताप के मुक्त नहीं हो पाने के कारण, ताप संचयन होने के कारण अधः स्तर पिघल जाता है, जिससे संवहन तरंगे उत्पन्न होती है। संवहन तरंगें जो है वो महाद्वीपों और महासागरों दोनों के नीचे उठती है। लेकिन ये तरंगे महाद्वीपों के नीचे अधिक वेग वाली उत्पन्न होती है, जबकि महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं उन पर कम संवहन तरंगे उठती है, क्योंकि यहाँ रेडियो सक्रिय पदार्थ जो हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये जो संवहन तरंगे हैं ये नीचे की ओर 2 प्रकार से 2 दिशाओं में प्रवाहित होती है। पहली हम बात करें तो जो 2 प्रकार से 2 तरफ से जो संवहन तरंगे हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार से देखिए, ये निचला भाग है और यहाँ से संवहन तरंगे उठ के एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है। इस प्रकार की गति से यहाँ अपसरण होता है, जिससे तनाव शक्ति यानी टेंशनल फोर्स उत्पन्न होता है।
जिस कारण स्थल भाग जो है वो दो भागों में टूटकर अलग अलग दिशाओं में हट जाता है, खिसक जाता है, और बीच वाला जो खुला भाग है उसमें सागर का निर्माण हो जाता है। इस तरह महाद्वीपों में प्रवाह होता है। अब दूसरा जो है उसमें दूसरा प्रकार जो है, दूसरी प्रकार की जो गति है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जिस स्थान पर दो अलग दिशाओं से समान तरंगें उठती है और पृथ्वी के नीचे की ओर, गर्भ की ओर मुड़कर क्षैतिज दिशा में क्या करती है, प्रवाहित होती है। इस प्रकार से एक प्रकार से यहाँ आई, यहाँ से आई, एक दिशा से यहाँ से आई और इन्होंने नीचे की ओर समान तरंगों ने गति कर ली। तो इस प्रकार की गति से क्या होता है, अभिसरण यानी कन्वर्जेंस उत्पन्न होता है, जिससे दबाव शक्ति उत्पन्न होती है, कंप्रेशनल फोर्स। इससे क्या होता है कि धरातल में अवतलन होता है, जिससे भूसन्नति यानी जियोसिंक्लाइन का निर्माण होता है। इस तरह समन्वय तरंगे जो है पृथ्वी के नीचे दो प्रकार से गति करती है। पहली तो है आरोही और दूसरी है अवरोही। आरोही जब समान तरंगे ऊपर की ओर गति करती है और अवरोही जब दोनों अलग अलग दिशाओं से आकर नीचे की ओर क्षैतिज गति करती है। इस प्रकार आप एक स्क्रीन पर एक चित्र देख पा रहे हैं। ये है, पहला है आरोही तरंग, असेंडिंग जो करंट्स हैं उसके अंदर क्या होगा कि एक ही दिशा, एक ही भाग से समान तरंगें उठ रही है और ऊपर की ओर गति कर रही है और ऊपर की ओर जाकर अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। इस प्रकार की जो समान तरंगें हैं वो महाद्वीपीय भाग के नीचे उठती है। इससे आरोही तरंगों से टेंशनल फोर्स उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि जो स्थल भाग है वो दो भागों में टूटकर विपरीत दिशाओं में खिसक जाता है। अब महाद्वीपीय मग्न तटों में क्या होती है, अवरोही तरंगें उत्पन्न होती हैं, जहाँ से दो अलग अलग दिशाओं से तरंगें आकर नीचे की ओर क्षैतिज दिशा की ओर गति करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महाद्वीपों और महासागरों दोनों के नीचे समान तरंगों की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो महाद्वीपों के नीचे उठने वाली जो समान तरंगें होती है वो अधिक वेग वाली होती है, क्योंकि जो महाद्वीपीय भाग है में चट्टानें जो हैं, चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ जो हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। समान तरंगों की उत्पत्ति कई केंद्रों से होती है और ये क्या है, उत्पत्ति केंद्र, ये जो इनके समान तरंगों के जो उत्पत्ति केंद्र होते हैं ये निरंतर बदलते रहते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय जो भाग है इनके नीचे जो उठने वाली आरोही तरंगें जो होती है, जब जलमग्न तट यानी शेल्फ, जो महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भाग है इसके नीचे मिलकर जब मुड़ती है तो क्या होता है, संपीड़न के कारण, कंप्रेशन के कारण अवतलन होता है और भूसन्नति का निर्माण होता है। इस तरह भूसन्नति की स्थिति गिरते स्तंभ के ऊपर या आरोही तरंगों के ऊपर होती है। अब आरोही तरंगें महाद्वीपीय और महासागरीय तली जो है उनके नीचे जो कुछ भाग में क्या होता है, जब ये आरोही तरंगें होती है, चलती है, तो ये क्या करती है, अधिक तापमान के कारण पिघलाकर उन्हें क्या करती है, भूसन्नति में निरंतर जमा करती रहती है।
इस तरह महाद्वीपीय परत जो है पतली होने लगती है धीरे 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 धीरे। तो लगातार संपीड़न और जो तलछटीय निक्षेप है उसमें क्या होता है, भूसन्नति में निरंतर क्या होता रहता है, धसाव होता रहता है, अवतलन होता रहता है। और संवहनीय तरंगों की जो क्रिया है, ये जो इसका जो प्रोसेस है, ये एक चक्रीय क्रिया है। तो इसके अंदर भूसन्नति का निर्माण होता है, पर्वतों की उत्पत्ति होती है और उनका उत्थान होता है। इस प्रकार से होम्स के सिद्धांत के अंतर्गत हम जो संवहनीय तरंगे जो हैं, इनका जो हम 3 अवस्थाओं में हम इन्हें बांट सकते हैं। पहली अवस्था क्या है, ये अवस्था जो होती है ये सबसे लंबी अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, दो अलग अलग केंद्रों से आने वाली संवहन तरंगे मिलकर जो जलमग्न तट है, जो महाद्वीपीय मग्न तट है, इसके नीचे क्या करती है, इसके नीचे अलग अलग दिशाओं से आकर संवहनीय तरंगे मिलती है और नीचे की ओर क्षैतिज दिशा की ओर क्या करती है, गति करती है। तो इससे क्या होता है, दबाव पड़ता है, कंप्रेशन उत्पन्न होता है और भूसन्नति का निर्माण होता है। अब ये जो तरंगे हैं, इससे भूसन्नति में एक बार निर्माण हो जाता है, उसके बाद निरंतर क्या होता है, तलछटीय निक्षेप होता रहता है, जमाव होता रहता है, अवसादीकरण का काल कहा जाता है इसको। और भूसन्नति की जो तली है वो निरंतर धंसती जाती है, नीचे की ओर धंसती जाती है। तो इस तरह से जब जो पदार्थ है वो नीचे की ओर अधिक गहराई में अवतलित होते जाते हैं और ऊपर से निरंतर दबाव पड़ता रहता है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उससे क्या होते हैं, ये पदार्थ गर्म होने लगते हैं, नीचे ऊपर से धंस रहे हैं और नीचे से पृथ्वी के आंतरिक भाग से तापमान प्राप्त हो रहा है। तो क्या होता है, निरंतर वो पिघलते जाते हैं और उनका ये पदार्थ जो हैं वो गर्म होते जाते हैं और इनसे क्या होता है, इनका घनत्व बढ़ जाता है। और कुछ जो भाग है वो जो ताप होता है वो रूपांतरण में खर्च हो जाता है, जिससे क्या होता है, अधिक तापमान संचयित नहीं हो पाता है। फिर द्वितीय अवस्था आती है, इसमें क्या होता है, संवहनीय तरंगों की जो गति है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है, लेकिन ये जो अवस्था है ये बहुत कम टाइम के लिए होती है। सबसे अधिक समय वाली जो अवस्था है वो प्रथम अवस्था है, जिसका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, लेकिन जो द्वितीय अवस्था होती है इसका टाइम पीरियड कम होता है। इस अवस्था में तरंगे जो है वो सर्वाधिक वेगवती वाली होती है, यानी सर्वाधिक गति जो है वो द्वितीय अवस्था में होती है संवहनीय तरंगों की। इसमें क्या होता है, गिरते स्तंभ जो है वो जो ठंडे पदार्थ हैं, जो शीतल पदार्थ हैं, उनका अवतलन होता है और उठते स्तंभों में तप्त पदार्थों का प्रवाहित होना होता है। तो महाद्वीपों और महासागरों की ओर आने वाली जो तरंगे तीव्र गति से क्या करती है, मिलकर नीचे की ओर मुड़ जाती है, जिससे भूसन्नति का जो मलबा है वो मलबे पर क्षैतिज यानी संपीड़ित होता है, क्षैतिज संपीड़न उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, भूसन्नति का मलबा एकदम कंप्रेशन होकर उसमें वलन उत्पन्न हो जाते हैं। और ये टाइम जो है वो क्या है, पर्वत निर्माण का काल कहा जाता है। तीसरा काल, जो तीसरी अवस्था है, ये अंतिम अवस्था होती है। इसमें संवहनीय तरंगे जो है वो इनकी गति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्षीण होने लगती है। तो इसका जो क्या होता है, इसका प्रमुख कारण होता है कि जो गिरते स्तंभ में जो गर्म पदार्थ हैं इनका अंत होता है और उठते स्तंभ में शीतल पदार्थों का उठना होता है। धीरे धीरे समस्त उठता हुआ जो शीतल स्तंभ है वो जो उठ रहा है ऊपर की ओर, जो मलबा है वो ठंडा हो जाता है, जिस कारण संवहन तरंगों का समापन हो जाता है, उनका उठना कम हो जाता है और ये जो समस्त प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। इसके कई परिणाम हो जाते हैं।
अब जैसे कि निक्षेपण के समय क्या होता है कि जो गिरता हुआ स्तंभ है उसका ऊपर दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है, गिरते स्तंभ के पदार्थ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगते हैं और पदार्थों में जो पर्वतों में है वो उत्थान प्रारंभ हो जाता है। दबाव कम का होने से भारी पदार्थ जो नीचे की ओर चले गए थे वो भी वापस उठना शुरू कर देते हैं, वापस की ऊपर की ओर उठते हैं, जिससे पर्वतों में पुनः उत्थान होने लगता है। इस प्रकार से इस सिद्धांत के अंतर्गत जो पर्वत निर्माण की अवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार से बताई है। पहली है भूसन्नति की अवस्था, दूसरी है पर्वत निर्माण की अवस्था और तीसरी है विकास की अवस्था। पहले के अंतर्गत क्या होता है, भूसन्नति उत्पन्न होती है, दूसरे के अंतर्गत पर्वतों का निर्माण शुरू होता है और तीसरी अवस्था के अंतर्गत उनका विकास होता है, उनके उत्थान की अवस्था है ये। तो होम्स का सिद्धांत जो पर्वतों के निर्माण की जो अवस्था है इसकी सत्यता जो है वो काफ़ी इसके करीब लगता है। आइए अब हम बात करते हैं कि होम्स का जो तापीय संवहन तरंग सिद्धांत है इसके अंतर्गत क्या क्या कमियां पाई जाती है। जे स्टर्स महोदय ने इस सिद्धांत में कई प्रकार की कमियां निकाली है। पहला जो ये बोलते हैं कि उठता और जो गिरता स्तंभ है इसकी धारणा थोड़ी संदेहपद लगती है। संवहन तरंगे पृथ्वी के अंदर ताप प्रवणता और रेडियो सक्रिय पदार्थों की पर आधारित है। ये सब चीज़ें जो है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ जो हैं इनके बारे में आज भी कम जानकारी प्राप्त है। क्रस्ट के नीचे संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह भी एक संदेहास्पद है। रूपांतरण द्वारा भारी पदार्थ का नीचे की ओर धसाव ये एक प्रकार की भ्रामक समस्या है और इस सिद्धांत के अनुसार संवहन तरंगों का आविर्भाव महाद्वीपों के नीचे कुछ सीमित केंद्रों पर ही होगा। यदि इन तरंगों की उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक दशा जो प्राप्त है वो तरंगों का आविर्भाव प्रत्येक स्थान पर क्यों नहीं होता। यदि ये संभव है तो समस्त जो महाद्वीप है वो कई टुकड़ों में विभाजित हो जाना चाहिए, जिस प्रकार से होम्स बता रहे हैं कि एक स्थान से दो दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में संवहन तरंगे गति करती है और उससे टेंशनल फोर्स उत्पन्न होता है और जो भूपर पट्टी है, स्थल भाग जो है वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो महाद्वीपीय भाग है वो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा और समस्त ग्लोब पर केवल सागरीय क्षेत्र ही रह जाएगा। इस तरह जो ये सिद्धांत हैं वो संवहन तरंगों के विषय में गलत विवरण देता है। आरोही तरंगे क्रस्ट के नीचे मुड़कर क्या करती है, क्षैतिज रूप में न चलकर ऊपर की ओर चल सकती है। ऐसी स्थिति में वेगवती जो तरंग है वो भूपटल को तोड़कर भयंकर विस्फोट से धरातल पर क्या करेगी, ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देगी। तो ये भी एक गलत धारणा आती है उभर कर। तो इस प्रकार से तनाव द्वारा सागर का निर्माण होना ये भी थोड़ा संदेहास्पद लगता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा होम्स का तापीय संवहन तरंग सिद्धांत। धन्यवाद।